शादी के बाद एक दुल्हन पहली बार जब अपने मायके जाती है तो अपने मायके में जाने के बाद किसी से भी मुलाकात नहीं करती और सबसे पहले पहुंच जाती लगभग 500 मीटर दूर उसका प्रेमी का घर होता है और प्रेमी के घर जाती है, उससे मुलाकात करती है और फिर उसे अपने बाहों में भर लेती है और बाहों में भरने के बाद प्रेमी भी रो रहा होता है और प्रेमिका भी रो रही होती है, जबकि उसकी 15 ही दिन पहले शादी हुई होती है। इसके बाद उसने बहुत सारे पैसे अपने प्रेमी के गोद में डाल दिए, उसके झोले में डाल दिए और उससे कहा कि ये सारे के सारे पैसे उसको मुंह दिखाई में मिले हुए हैं और ये पैसे रहें और उसके बाद जो आगे की प्लानिंग है वो सब तुम कर सकते हो। यानी कि वो अपने ही पति का कत्ल कराना चाहती थी अपने प्रेमी के माध्यम से और उसने प्रेमी को ला करके खूब सारे पैसे दे दिए। उसके बाद वह अपने घर निकल जाती है और फिर उसके बाद फिर कत्ल हो जाता है और कत्ल होता है, अखबारों में खबर छपती है, टीवी में खबर आती है। उसके बाद फिर हर जगह हंगामा खड़ा हो जाता है कि शादी को तो महज अभी 15 दिन का ही समय बीता था और ये आखिरकार दुल्हन ऐसा कैसे कर सकती है, अपने ही पति का कत्ल करवा देती है। दरअसल करोड़पति बनने के लिए, विधवा करोड़पति के बनने के लिए उसने पूरी कहानी रची थी, पूरी स्वांग रची थी। जब ये कहानी लोगों के सामने आती तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरीके से मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिल करके सौरभ राजपूत का कत्ल कराया होता है, पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही इस दुल्हन की भी चर्चा होना शुरू हो जाती है कि किस तरीके से उसने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति का कत्ल करा दिया, जबकि उसके हाथों की जो मेहंदी का रंग जो होता है वह अभी फीका भी नहीं हुआ होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक थाना लगता है बेला, और बेला का पास ही एक ढाबा है और ढाबा के पास एक हाइड्रा मशीन पड़ी हुई होती है। वो हाइड्रा मशीन जो कि किसी भारी वस्तु इधर उधर फंस जाती है उसे उठाने के काम आती है। और इसी बीच में एक बाइक पर दो लड़के आते हैं, वो इधर उधर घूम रहे होते हैं और आकर के उस हाइड्रा मशीन के पास आकर के खड़े हो जाते हैं और जैसे ही खड़े होते हैं इंतजार कर रहे होते कि हाइड्रा मशीन को चलाने वाला कोई व्यक्ति अगर मिल जाएगा तो उसे अपनी दिल की और अपनी मन की बात कह सकते हैं। और इसी बीच में जो ड्राइवर होता है हाइड्रा मशीन चलाने वाला, वो कहता है कि भैया क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आप क्या देख रहे हो। वे दोनों बाइक सवार कहते हैं कि भैया यहीं पास में ही कुछ दूरी पर एक नहर है और नहर में हमारी कार गिर गई है, क्या आप हमारी कार को निकलवाने में मदद करेंगे। और जैसे ही उन बाइक सवार ने उस हाइड्रा मशीन चलाने वाले ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर ने कहा कि हमारा यही तो काम है, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तुरंत ही अपने हाइड्रा में बैठता है, तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करता है उस मशीन को और वहां से चलने की जब कोशिश की तो जो बाइक सवार होते हुए कहते हैं कि भैया एक काम करो, पास में ही तो है, पहले जा करके लोकेशन देख लो, क्या तुम्हारी ये हाइड्रा मशीन उस कार को निकाल भी पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, इसलिए पहले आप जा करके देख लो और देखने के बाद जैसे ही पैसे हो पैसे आप मुझे बता देना। जब ये ड्राइवर ने सुन तो ड्राइवर को बड़ा ही अच्छा लगता है, इतनी साफ सुथरी बात करने वाला कौन मिलते हैं, ऐसे कस्टमर तो मिलने ही चाहिए। जब ऐसी बात होती है तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपके साथ चलता हूं। अब यहां से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक दूरी तय करते हैं, वहां पर एक जगह लगती है पलिया और पलिया के पास एक पटना नहर होती है और पटना नहर में ही ये जो कार होती है वह गिरी हुई बताई जाती है। लेकिन ये थाना पहला होता है बेला और अब थाना बदल जाता है, ये इलाका लग जाता है सहार थाना क्षेत्र का। और जैसे ही वो ड्राइवर जो होता है वह आगे आगे चल रहा होता है और दोनों बाइक सवार पीछे पीछे चल रहे होते हैं। ये एक गेहूं के खेत में होकर के जा रहे होते हैं और अचानक से एक गोली चलती है और जैसे ही गोली चलती है वो हाइड्रा मशीन चलाने वाले उस ड्राइवर के कनपट्टी में आकर के गोली लग जाती है, वह गिर जाता है। गोली ऐसी लगती है वो हैंड तो हाथों मरता नहीं है, लेकिन उसके चीखों को सुनने के बाद वे जो दोनों बाइक सवार होते हैं गोली चलाने के बाद वहां से भाग जाते हैं और फिर वह पीछे मुड़ करके देखते ही नहीं है कि जिसको मारने के लिए आए थे वो मर भी चुका है या नहीं मरा है। अब आखिरकार वह भाग रहे हैं और भागते भागते निकल जाते हैं। वे लड़का तड़प रहा होता है, जिंदगी जीने के लिए चीख रहा होता है, मिन्नतें मांग रहा होता है। यही पास से ही कुछ राहगीर गुजर रहे होते हैं, राहगीरों ने कराहट की आवाज सुनी तो कराहट की आवाज सुनने के बाद मौके पर पहुंचते तो उन राहगीरों ने बहुत जोर जोर से चीख करके चिल्ला करके जो आसपास के गांव के लोग होते हैं उनको मौके पर बुलाया होता है। तुरंत तत्काल प्रभाव से यह सूचना पुलिस को दी जाती है और सहार थाना क्षेत्र के पुलिस मौके पर आती है। जो गंभीर रूप से घायल अवस्था में होते खून से लथपथ वो लड़का होता है जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 24 साल के आसपास रही होगी, उसे उठाते और उसे उठाने के बाद विधुना एक सीएससी है उसे वहां पर भर्ती
कराया जाता है। भर्ती करा करके पुलिस हटी ही थी, उस लड़के के फोन पर एक फोन आता है और जैसे ही घंटी बजती है, उधर से पूछा जाता है कि कौन बोल रहे हो। इधर से बताया जाता है कि मैं एक पुलिस वाला बात कर रहा हूं, आप कौन बोल रहे हैं। जब सामने वाला पुलिस वाले की बात सुनने के बाद इतनी ज्यादा घबरा जाता है, उसने कहा कि मैं इस लड़के का बड़ा भाई बात कर रहा हूं, नाम मेरा संदीप यादव है, मैं उत्तर प्रदेश का मैनपुरी का थाना भोगांव है और भोगांव थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मंगला दीपा, दरअसल मैं वहां का रहने वाला बोल रहा हूं। आप बताइए कि मेरे भाई का फोन आपके पास कैसे पहुंचा। वो कहता है कि आपके भाई गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, उसकी हालत ज्यादा खराब है, फिलहाल सीएससी बिधोना में भर्ती है, आप आकर के जल्दी से आ जाइए। परिवार वाले जैसे ही सूचना मिलते हैं, दौड़ करके तुरंत ही परिवार वाले आते हैं और आकर के पुलिस वाले के सामने रोते हुए बताते हैं कि आज कन्नौज जिला कन्नौज का एक उमरदा एक जगह है और उमरदा जगह के पास शाहनगर है, वहां पर पुल का निर्माण हो रहा था, वहां का एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला था। 19 मार्च 2025 को ये वहां से उस प्रोजेक्ट को करने के लिए जा रहा होता और जैसे ही मैंने दोपहर के लगभग 1:30 बजे के आसपास उससे बातचीत की तो उसने कहा कि मैं ढाबे पर रुका हूं कुछ खाना वाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 बाइक पर लड़के आए हुए हैं, वे कह रहे हैं कि उनकी कार खाई में गिर गई है और जैसे ही कार खाई से निकाल करके मैं बाहर निकलूंगा तो सीधा घर आ जाऊंगा। अब ये वाली बात जब आती है तो उसका भाई कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, काम मिला है तो तुम अपना काम करो। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ये सूचना मिलती है तो घर वालों के तो होश फाख्ता हो जाते हैं। उसके बाद मौके पर पहुंचते हैं और जैसे ही घर वाले मौके पर आते हैं तो सीएससी बिधुना वाले कहते हैं कि हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है, इसको हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया जाता है, चांस बहुत कम है। यहाँ से सीधा सैफई लेकर के जाते हैं, सैफई वाले कहते हैं कि हालत खराब है, यहाँ से ग्वालियर लेकर के जाते हैं, ग्वालियर वाले कहते हैं कि हालत ज्यादा खराब है, इसको आगे रेफर कर दिया जाता है, आगरा फिर रेफर कर दिया जाता है, ग्वालियर से आगरा, आगरा से फिर डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है, ये आप और आगे लेकर के जाइए। और आगे ले जाने के बाद चिचोली मेडिकल स्टोर मेडिकल कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती करा दिया जाता है। एक तरफ इलाज चल रहा होता है और दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आखिरकार 1-2 दिन का समय बीत जाता है, लगभग 3 दिन उसने अपनी जिंदगी की जंग लड़ी और तीसरे दिन वह हार जाता है। 21 मार्च 2025 को उस लड़के की मौत हो जाती है, नाम उसका दिलीप होता है। अब जब दिलीप की मौत होती है तो उसके बाद फिर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, सबका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी ने बहुत नजदीक से सटा करके गोली मारी थी, इसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। पहले शुरुआत में तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे होते हैं, चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ना कुछ बात हुई है, लेकिन यहाँ पर गोली मारी गई थी। क्यों मारी, किसने मारी, कई तरीके के सवाल होते हैं। सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस लग जाती है और 7 किलोमीटर दूर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सीसीटीवी कैमरे को बड़ी बारीकी से खंगाला जाता है। तब पता चलता है बाइक पर सवार होकर के जो 2 लड़के आए थे उन लड़कों में से एक लड़का होता है जिसका नाम रामजी नादर उर्फ चौधरी होता है, जिस पर लगभग 10 से ज्यादा मुकदमे होते हैं और वो हिस्ट्री शूटर होता है। अभी तो वो जेल से छूट करके आया था और जेल से छूट करके आने के बाद रहने वाला होता है वह अचलदा का, और अचलदा का रहने वाला होता है रामजी नागर। आखिरकार पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसे हिरासत में लिया, हिरासत में लेने के बाद उससे पूछा कि तुम बाइक पर क्या करने आए थे, तुम उसे अपने साथ क्यों लेकर के गए थे, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तब वह इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन पुलिस का जो अपना तरीका होता है, जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो कहते हैं कि मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं। रामजी नागर उर्फ चौधरी थोड़ी ही देर में बोलने लग जाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि एक लड़का मेरे पास आया था, पुलिस उस लड़के के पास जाते उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब था गोली चलवाने में, तुम क्यों मरवाने चाहते थे। वे कहता है कि साहब उसका कोई कसूर नहीं है, एक लड़का है जिसका नाम, जो उसका खास दोस्त है उसका नाम होता है अनुराग यादव उर्फ मनोज यादव, जो कि गांव सियापुर का रहने वाला है और थाना उसका फफूंद लगता है, जिला उसका औरैया लगता है। अब पुलिस वाले इसकी तलाशी में जुट जाते हैं। आखिरकार अनुराग यादव को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे भी सख्ती से पूछताछ की जाती है, पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है, तो थोड़े ही देर में वह तोते की तरह गिनती गिनना शुरू कर देता है, सारी बात बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसी की गांव की एक लड़की है, प्रगति यादव उस लड़की का नाम है, जो कि उसके घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर रहती है। उस लड़की का नाम जैसे ही आता है, ये बात जब लड़की के परिवार वालों को पता चलती है तो वाकई कई लोग तो बेहोश होकर के गिर जाते हैं। बेहोश होकर गिरने वाली बात ये भी थी क्योंकि 15 ही दिन पहले तो उसकी दुल्हन बनी थी ये। आखिरकार प्रगति यादव जो लड़की है, इसका गांव सियापुर है, जिसका थाना फफूंद लगता है, जिला उसका औरैया लगता है। इसी की बड़ी बहन है, नाम उस पारुल होता है। पारुल की शादी होती है मैनपुरी के थाना भोगांव के नंगला दीपा के संदीप यादव से, और संदीप यादव से शादी होती है और कुछ दिन के बाद बातचीत शुरू होती है तो पता चलता है कि संदीप के ही छोटे भाई दिलीप यादव से उसकी शादी की बात तय हो जाती है। और फिर 5 मार्च 2025 को बारात आती है और बारात में उसे दुल्हन बना करके साथ लेकर के चली जाती है। 6 तारीख को ये जो
होती है सीधा अपने ससुराल जाती है, और ससुराल जाने के बाद जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी अपने काम होते हैं, दुल्हन की जो मुंह दिखाई होती है, मंगल गीत गाए जाते हैं, खुशियों के गीत गाए जाते हैं, पूरा घर परिवार सब के सब खुश होते हैं। और ये घर क्योंकि एक करोड़पति फैमिली होती है, बताया जाता है कि इनके घर में हाइड्रा और क्रेन जो मशीनें होती है 20 से ज्यादा होती है, 22-23 से ज्यादा इनके पास हाइड्रा मशीन होती है जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी होती है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि संदीप इसके फैमिली का भाई है, यानी कि सगा भाई नहीं है, परिवार का भाई है। और यह एक लौता लड़का होता है जिसके पास अथाह संपत्ति है, अथाह दौलत होती है, करोड़पति घर का लड़का। उसकी शादी हो जाती है प्रगति यादव से, और कोई नहीं जानता था कि प्रगति यादव से जो शादी होती है उसका पिछले 4 साल से एक लड़के का, गांव का ही एक लड़का होता है, नाम उसका अनुराग यादव होता है, उसी से ही इसका अफेयर चल रहा है। और उससे वह शादी करने के लिए बेपनाह उससे मोहब्बत करती है, और इतनी मोहब्बत करती है कि वह अपने हाथों के नस भी काट लेती है। लेकिन घर वाले उससे शादी को तैयार नहीं होते, क्योंकि जो उसका काम होता है, जो उसका वर्क होता है, वह ट्रैक्टर पर ड्राइविंग करने का काम होता है, मेहनत मजदूरी करता है। घर वालों को रिश्ता पसंद नहीं होता है, घर वालों ने जोर जबरदस्ती की और उस लड़की की शादी जो दिलीप यादव से कराते हैं तो वो तैयार हो जाती है। अब जब तैयार हो जाती है तो ये बात पता चलती है अनुराग यादव को। अनुराग यादव कहता है कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बिना जीऊंगी नहीं, मरूंगी नहीं, सब कुछ तो तुम, तमाम तरीके के कस्में वादे तुमने मेरे साथ किए होते हैं, अब तुम ऐसे कैसे मुझे धोखा दे सकते हो। वे कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक प्लान है, एक बेहतरीन प्लान है जिससे कि तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी और अपनी भी जिंदगी बदल जाएगी। वे कहती है कि शादी में अपने बहन के देवर से कर लूंगी और फिर उसके बाद फिर उसका कत्ल कर देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, घर वालों को कोई लड़का मिलेगा नहीं, मिलेगा तो वो आसानी से तैयार नहीं होगा, अगर तैयार हो जाएगा तो मैं तैयार नहीं होंगी, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मेरा प्रेमी, मैं उससे शादी कर लूंगी, बस तुम्हें उसका कत्ल करना है, उसके बाद जो बहुत सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। इस तरीके के जब सपना अपने प्रेमी को दिखाती है तो प्रेमी कहता है कि बहुत ही शानदार प्लान है। आखिरकार शादी तय हो जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, बारात जाती है और लड़की वहां पहुंच जाती है, मुंह दिखाई में अच्छी खासे पैसे मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, सब कुछ मिलता है। 10 मार्च 2025 को ये शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई हुई होती है, जो भी माल मसाला, जो भी पैसे उसने इकट्ठे किए होते हैं वह ला करके अपने प्रेमी को दे देती है और कहती है कि एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके तुम अपना काम करो, अभी काम हो जाएगा तो फिर हम पुलिस की नजरों में नहीं आएंगे। इसके लिए बाकायदा बहुत ही प्लानिंग करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखना हो, बहुत सारे फिल्में देखना हो, या फिर कहीं से बेहतरीन आइडिया मिल सके। प्रेमी और प्रेमिका जो कि दुल्हन होती है, जिसके हाथों का मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं होता है, आखिरकार वो प्लानिंग कर रहे होते हैं और प्लानिंग करते करते वो जो होती है, जो प्रेमी होता है अनुराग यादव, सीधा पहुंच जाता है अपने दोस्त के पास और दोस्त से कहता है कि मुझे कुछ मदद चाहिए, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, शूटर चाहिए जो कि किसी की भी हत्या कर सके। इसके लिए नाम सामने आता है रामजी लाल का, रामजी लाल नागर जो होता है उसका नाम सामने आता है, और वो अभी जेल से छूटा ही था, उस पर लगभग 10 से अधिक मुकदमे होते हैं और उसे तय कर दिया जाता है। अब वो पूछता है कि अब कैसे पहुंचेंगे। वे प्लानिंग करते हैं कि व्हाट्सएप की जो रिकॉर्डिंग होती है, व्हाट्सएप पर जो कॉल किए जाते हैं उसका ना तो रिकॉर्ड होता है और ना ही पता चलता है आसानी से, इसलिए हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट जो रहेंगे, प्रेमी प्रेमिका पति से भी कनेक्ट जो होगा वो व्हाट्सएप के कॉल के माध्यम से होगा। ठीक वैसे ही होता है। 19 तारीख को उसे प्रोजेक्ट मिलता है कन्नौज का, और वो कहता है कि तुम कहां पर हो जी। वो बताता है कि मैं अभी कन्नौज से निकल करके वापस आ रहा हूं और इसलिए तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है। वे कहती कि ठीक है, ऐसे ही पूछ रही हूं, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। जैसे ही उस ढाबे का जो लोकेशन दिया जाता है और लोकेशन देने के बाद अपने प्रेमी को देती है, प्रेमी देता है उस शूटर को, शूटर अपने बाइक लेकर के तुरंत पहुंच जाता है और इस हिसाब से वह कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है। लेकिन कहा जाता है कि कितने भी शातिर कातिल क्यों ना हो, कोई भी अपराधी वह बच नहीं सकता। जब पुलिस अपनी ईमानदारी से जांच करने पर आती है तो जमीन के 7 तह भी खोद करके उस कातिल को, उस अपराधी को बाहर निकाल देती है। और इस घटना को ज्यादा वक्त हुआ ही नहीं था, अभी उस लड़की की जो मौत होते हुआ 21 मार्च 2025 को होती है और पुलिस ने 24 मार्च 2025 को इस घटनाक्रम का उद्भेदन कर दिया, खुलासा कर दिया। और जैसे ही घटनाक्रम का खुलासा होता है, ये कहानी भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी, उसके टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद एक नीले रंग के ड्रम में पैक कर दिए थे। उसमें बहुत सारे मीम भी बनाए गए हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। अब वो घटना के साथ साथ इस घटना को भी जोड़ दिया गया, औरैया के इस लड़की का जिसका नाम प्रगति होता है। प्रगति जिस तरीके से अपने पति की हत्या कराई होती है वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक है। लोग क्या करेंगे, लोग सोचने पर मजबूर है किससे शादी करें। वो पता नहीं घर आकर के
के क्या तांडव मचाएगी, इसलिए कि शादी भी नहीं करनी तो इस तरीके के हत्या करने की जरूरत क्या है। अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश करती, उस बेचारे का क्या दोष था जिसने उस दुनिया देखी ही नहीं। दोस्तों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और फिर पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और जो भी अपराधी होंगे, इस घटनाक्रम में जितने भी लोग शामिल होंगे, सबको डिटेल किया जाएगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा, सबको जेल भेजा जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि लड़कियों को, खास करके उन्हें जिसके दिमाग पर खुराक फाती किस्से कहानियां पल रहे होते हैं, उनको सजा मिल सके, उनको पता चल सके बुरे काम का बुरा ही नतीजा हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।